Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Grade 10 students, I hope you all are doing well, enjoying your spring break. Well, the spring break is almost over. From Monday inshallah you all will be reporting to school. The good thing is that you are done with your end of year exams, mocks exams आपके खत्म हो गए. एक बहुत बड़ी टेंशन जो है वो खत्म हो गई है. लेकिन यू हैव टू कम टू स्कूल टू अटेंड द वर्कशॉप्स. आपको ये बात मैंने पहले ही बता दी थी कि देर इज़ नो लीव. लीव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जब तक आपके कैम्ब्रिज के पेपर्स नहीं होते. आपकी स्पेशल वर्कशॉप्स होंगी. और यू हैव सीन द टाइम टेबल ऑन द गूगल क्लासरूम ऑलरेडी. अपलोड हो चुका है टाइम टेबल, आप देख चुके हो उसको. तो आपने देखा है कि 22 अप्रैल तक जो है वो आपकी वर्कशॉप्स चल रही हैं, स्पेशल वर्कशॉप्स. ये वर्कशॉप सिर्फ अपेयरिंग सब्जेक्ट्स की हैं, नॉन अपेयरिंग सब्जेक्ट की वर्कशॉप्स नहीं है. तो यू ऑल विल बी अटेंडिंग दोज वर्कशॉप्स. और उस वर्कशॉप्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, इंशाल्लाह इस वीडियो में तुम लोग को गाइड कर दूंगा. और बाकी ये कि वर्कशॉप्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन तुम लोग की टीचर्स ही तुम लोग को बताएंगी जब आप मंडे को इंशाल्लाह स्कूल आओगे तो. और रिजल्ट डे के बारे में बताना था कि रिजल्ट डे इंशाल्लाह 1 अप्रैल को है तुम लोग का. एंड ऑफ ईयर एग्जाम्स का जो रिजल्ट डे है वो 1 अप्रैल को है. और फिर रीमॉक का जो टाइम टेबल है वो उसके बाद ही बनेगा. रीमॉक्स मतलब 1 अप्रैल के बाद ही स्टार्ट होंगे. तो रीमॉक्स जिन बच्चों को देने होंगे फिर वो रीमॉक्स देंगे. लास्ट टाइम ऐसे भी हुआ था कि कुछ स्टूडेंट्स जिनको रीमॉक्स नहीं देने थे उन्होंने अपने टीचर से रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमें अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी है, तो हम रीमॉक्स देना चाहते हैं. तो उनके टीचर ने फिर उनको अलाउ कर दिया था. तो ऐसा ऑप्शन होता है, तुम लोग भी अगर चाहो अच्छी प्रैक्टिस के लिए अगर रीमॉक देना चाहो तो आप अपने टीचर से ज़रूर बात कर लेना. बाकी रीमॉक का क्राइटेरिया क्या है वो तो आपको हर जो है वो सब्जेक्ट का टीचर खुद ही बताएगा. रीमॉक्स अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सिर्फ अपेयरिंग सब्जेक्ट्स के ही हो रहे हैं. नॉन अपेयरिंग के लिए उन्होंने हमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं दी है फिलहाल. आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक ये इन्फॉर्मेशन है कि रीमॉक्स जो हैं वो सिर्फ अपेयरिंग सब्जेक्ट्स के होंगे. क्राइटेरिया वो इंशाल्लाह आपके टीचर्स आपको बता देंगे कि क्या क्राइटेरिया है. एज यू हैव सीन द टाइम टेबल, गूगल क्लासरूम पे तुम लोग के साथ टाइम टेबल ऑलरेडी शेयर हो चुका है स्पेशल वर्कशॉप्स का. तो वो जो स्पेशल वर्कशॉप्स हैं अकॉर्डिंग टू दैट टाइम टेबल दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे. लेकिन मंडे और ट्यूसडे को जो है वो वर्कशॉप्स वाला टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा. मंडे और ट्यूसडे को इंशाल्लाह वही पुराना वाला जो टाइम टेबल है, नॉर्मल टाइम टेबल वही फॉलो होगा. और जो नॉर्मल तुम लोग के मंडे और ट्यूसडे को पीरियड्स होते थे वही होंगे. उसमें ऐसा होगा कि जिस टीचर का पीरियड होगा वो आएगा और आके आपको एंड ऑफ ईयर एग्जाम्स के जो पेपर है इनका रिव्यू करवाएगा. ठीक है. तो वो रिव्यू तुम लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. वो रिव्यू कर लेना, अपने मार्क्स को टोटल कर लेना, रिकाउंट कर लेना अच्छी तरीके से. इंशाल्लाह 1 अप्रैल को फिर तुम लोग का रिजल्ट होगा. और फिर उसके बाद जो है तुम लोग को पता चलेगा किसको रिमॉक देना है किसको नहीं देना. तो वो रिमॉक्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, अच्छी तैयारी हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें तुम लोग के ग्रेड्स के लिए हैं. अच्छे ग्रेड्स के लिए तुम लोग को जो है वो मेहनत जो है वो अब और डबल कर देनी है. अब तुम लोग का सारा फोकस जो है वो सिर्फ अपेयरिंग सब्जेक्ट्स पे चले जाएगा, नॉन अपेयरिंग को तुम लोग भूल जाओगे. पेपर की बात मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन पेपर के कुछ क्वेश्चंस ज़रूर तुम लोग के साथ शेयर करूंगा. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं वीडियो बनाऊं और उसमें मैथ्स ना पढ़े. कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी ग्रेड 9 स्टूडेंट्स के लिए, तो उस पर भी एक कमेंट आया था कि सर छुट्टियों में भी मैथ्स पढ़ाएंगे. तो सर फैज़ान तो भाई मैथ्स ही पढ़ाते हैं, तो सारा वक्त मैथ्स ही पढ़ाते हैं वो तो इंशाल्लाह ये वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे एंड ऑफ ईयर एग्जाम्स के. और पेपर में तुम लोगों ने क्या किया है किस तरह किया है वो तो इंशाल्लाह क्लास में ही डिस्कस करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी. कुछ बच्चों ने तो है भाई बहुत अच्छा काम किया है. मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कुछ बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स आ गए हैं, तो मैं तो बहुत खुश हूँ उनके लिए. लेकिन कुछ बच्चों ने तो खून मेरा खुश कर दिया है. तो बड़ा गुस्सा आया मुझे. मतलब ऐसा लग रहा था बिल्कुल दिमाग संभाल ही नहीं किया पेपर करते वक्त, घर छोड़ के आ गए थे दिमाग. तो वो इंशाल्लाह फिर उनसे जब मिलूंगा तो स्कूल में फिर उनकी तबीयत ठीक करूंगा. बाकी इस वीडियो में इंशाल्लाह थोड़ा सा ये है कि तुम लोग को वर्कशॉप्स के बारे में गाइड करना था, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही थी रिजल्ट डे के बारे में. वर्कशॉप्स के बारे में हमने इस तरह वर्कशॉप्स को प्लान किया है कि वी हैव डिवाइडेड यू इनटू टू ग्रुप्स. ठीक है, हमने तुम लोग को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में. तो अकॉर्डिंग टू दैट ग्रुप यू विल बी कमिंग टू स्कूल, और जिस टाइम पे तुम लोग की वर्कशॉप होगी फिर उसी टाइम पे तुम लोग आओगे और अपनी वर्कशॉप को अटेंड करोगे सीरियसली. वर्कशॉप्स कहाँ होंगी वो इंशाल्लाह जब मंडे को आओगे तो वो तुम लोग को जो है वो टीचर्स गाइड कर देंगे कि भाई कहाँ जो है वो किस ग्रुप की वर्कशॉप हुआ करेगी. बाकी वर्कशॉप सिर्फ अपेयरिंग सब्जेक्ट की है. मंडे और ट्यूसडे मैंने तुम लोग को बता दिया है, मंडे और ट्यूसडे को वर्कशॉप्स नहीं है. मंडे और ट्यूसडे जो है वो नॉर्मल टाइम टेबल फॉलो होगा, पेपर रिव्यू डे है. तो मैं भी इंशाल्लाह तुम लोग को जो है वो पेपर दिखा दूंगा कि तुम लोगों ने पेपर क्या किया है, मैथ्स के पेपर में किस तरह किया है, क्या खूबसूरती से तुम लोगों ने पेपर किया है. कुछ पेपर्स में तो मुझे डायग्राम्स भी भरी हुई नजर आई है.
तो वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा तुम लोग के साथ मंडे को। तो होप टू सी यू ऑन मंडे। और बाकी तो इन्फॉर्मेशन जो है वो इंशाल्लाह मंडे को ही फिर दे दूंगा। अभी रिजल्ट डे के बारे में बताना था वो मैंने बता दिया, वर्कशॉप्स के बारे में मैंने बताना था, रीमॉक्स के बारे में मैंने बताना था। बाकी फेयरवेल इंशाल्लाह 29 मार्च को ही है, तो वो फेयरवेल की भी काफ़ी सारी एक्साइटमेंट है, तो वो ट्यूसडे को होगी इंशाल्लाह, और स्कूल में ही हो रही है, वो तुम लोगों को पता ही है। तो उसके बारे में फिर इंशाल्लाह मंडे को भी और डिटेल में गाइड कर देंगे तुम लोगों को कि क्या ड्रेस कोड है और कितने टाइम पे आना है, क्या क्या करना है। तो जो फेयरवेल के पार्टिसिपेंट्स हैं वो तो स्कूल आ ही रहे हैं, तो वो तो अपनी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। बाकी है कि तुम लोग के लिए भी ड्यूटीज़ होंगी, कुछ स्पेशल ड्यूटीज़ होंगी, तो वो इंशाल्लाह तुम लोग के साथ मंडे को शेयर करेंगे। बाकी अभी जो है वो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं तुम लोग के लिए, तो वो क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज़ शेयर द ईओवाई पेपर। ईओवाई पेपर देखो मैं शेयर तो नहीं कर सकता तुम लोग के साथ, क्योंकि उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो अ, मेरे पास भी नहीं है फ़िलहाल तो। लेकिन अगर वो आएगी भी तो मैं तुम लोग के साथ शेयर नहीं कर सकता। मैं इस तरह शेयर कर सकता हूँ कि वो क्वेश्चंस जो है तुम लोग के साथ इस तरह जो है वो वीडियोस में सॉल्व कर लें, हम लोग उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लें, तो क्वेश्चंस भी तुम लोग के पास आ जाएंगे और उनके सॉल्यूशंस भी तुम लोग के पास आ जाएंगे। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द सॉल्यूशन। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मैंने तुम लोग के लिए रखे हैं। एंड ऑफ ईयर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आए थे पेपर 1 में, तो ये पेपर 1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था तुम लोग के पास, एक्सप्रेस फॉलोइंग एज अ परसेंटेज, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। इसमें आपको जो है वो फर्स्ट पार्ट में डेसिमल नंबर दिया हुआ था। डेसिमल नंबर में आपको बोला था कि इस डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर विद 100। और जब आप 100 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल जो है वो शिफ्ट हो जाता है, और ये डेसिमल जो है वो 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मेरा जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 96%। 1 मार्क का ये क्वेश्चन था, और इतना ज़्यादा इस पे टाइम लगना नहीं था, मतलब ये समझो फ्री का एक क्वेश्चन था जिसका आंसर जो है वो 96% आ रहा था। सेकंड पार्ट में उसने मुझे बोला कि 3/4। तो पहले मैंने क्या किया कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। मुझे पता है कि जब 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.75। मुझे डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है। और सिंस आई हैव दिस डेसिमल नंबर नाउ, मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आई जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, डेसिमल 2 राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 75% इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था ये पेपर 1 का। तो मेरे नज़दीक तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था भाई। हर किसी के लिए 2 मार्क्स जो है ना, ये मतलब ऐसा करें कि गिफ्ट था ये। सेकंड क्वेश्चन में उसने जो है मुझसे परसेंटेज प्रॉफिट का पूछा था। परसेंटेज प्रॉफिट का मैंने तुम्हें बताया था, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस, परसेंटेज रिडक्शन, इन सब का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला ये था कि डिफरेंस डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। बस यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना था। इस फॉर्मूले में न्यूमरेटर में वो डिफरेंस आता था, तो डिफरेंस जो है यहाँ क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे आइडिया हो जाएगा कि सेंड्रा बाइज अ वाज फॉर $40। उसने जो है एक फ्लावर वास खरीदा था $40 का, एंड सेल इट फॉर $200। तो $200, $200 का उसने जो है वो उसको सेल आउट किया। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट हर परसेंटेज प्रॉफिट। तो देखने से ही समझ में आ गया कि $40 का उन्होंने लिया था और $200 का उन्होंने जो है वो उसको सेल आउट किया। तो इसका मतलब है कि उन्होंने काफ़ी सारा प्रॉफिट बनाया है, और प्रॉफिट जो है वो उनका 100% से ज़्यादा ही है, क्योंकि उन्होंने 40 का खरीदा था। अगर 100% प्रॉफिट भी होता तो $80 होता। तो ये $200 है, इसका मतलब है कि भाई प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें जो है वो इसका प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालनी है, तो उसके लिए डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस का मतलब है दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दो 200, तो आई विल गेट 160। और मुझे पता है कि डिफरेंस डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू मतलब उन्होंने कितने का खरीदा था, तो उन्होंने 40 का खरीदा था। और चूंकि मुझे परसेंटेज चाहिए तो इसलिए मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बगैर कैलकुलेटर के करना था ये, क्योंकि ये पेपर 1 का था। तो पहले मैं ज़ीरो से ज़ीरो को जो है वो रिड्यूस कर देता हूँ। तो मैंने इस ज़ीरो से जो है वो इस ज़ीरो को रिड्यूस कर दिया। और फिर मेरे पास जो है वो ये 2 टाइम्स 2 इज़ 4 और 2 टाइम्स 5 इज़ 10 हो गया। और इसके बाद जो है वो 2 और 5 तो रिड्यूस नहीं हो सकते, लेकिन 2 और ये ज़रूर हो सकता है। 2 टाइम्स 8 इज़ 16। तो यहाँ मेरे पास 80 बच गया और यहाँ मेरे पास 5 बच गया, तो ये मेरे पास हो गया 400। 80 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 400। तो इसका मतलब है कि उनको जो प्रॉफिट मिला है दैट इज 400%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, फाइंड 12% ऑफ 40। 12% का मतलब होता है 12/100।
और ऑफ का मतलब मैथ्स में मल्टीप्लाई होता है, तो 12/100 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और ये आ गया 40। सिंस कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो मुझे बड़ा आसान सा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जीरो से जीरो मैंने कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद मैंने 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे पता है 10 से डिवाइड करना बड़ा आसान होता है। तो 12 फोर और 48, और 48 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 4.8। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन था जिसका आंसर 4.8 आ रहा था। तो पहले क्वेश्चंस, फर्स्ट 4 to 5 क्वेश्चंस तो बड़े आसान से लग रहे थे पेपर वन के। उसके बाद का क्वेश्चन में फंक्शन पूछ लिया था उसने, और मेरे पास एक फंक्शन था 3/x+4, और उसमें मुझसे कह रहा था कि इनपुट चेंज करो। इनपुट वो मुझे दे रहा था -6, तो इसका मतलब है मुझे x की जगह पे -6 पुट करना था, और x की जगह पे -6 पुट करके मुझे जो है वो आंसर फाइंड आउट करना था। तो मैंने जो है वो 3 को एज इट इज लिख लिया, और फिर डिनोमिनेटर में x था, x की जगह पे मैंने -6 लिखा, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि इनपुट जो है वो -6 है, तो मैंने -6 लिखा, और उसके बाद +4 कर दिया। तो -6 + 4 जो है वो मेरे पास -2 आ जाएगा, 3 ऊपर रहेगा और नीचे -2 आ जाएगा। और इसका मतलब है कि मेरे पास ये जो फाइनल आंसर आ गया वो -3/2 आ गया। 3 को जो है वो मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, या इसको -1.5 भी लिखा जा सकता था। दोनों आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल है। 1 मार्क का ये क्वेश्चन था। 2 मार्क का ये क्वेश्चन था जिसमें उसने मुझे बोला था इन्वर्स निकालो। तो इन्वर्स निकालने के लिए मुझे पता है आई हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स मुझे फॉलो करने थे। पहले मुझे अपने फंक्शन को y के बराबर करना था, तो मैंने सबसे पहले अपने फंक्शन को y से इक्वेट कर दिया। तो मेरा जो फंक्शन था y इज इक्वल्स टू 3/x+4 हो गया। सेकेंड स्टेप में मुझे जो है वो x को सब्जेक्ट बनाना होता है। x को सब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा यहाँ शिफ्ट करूंगा। तो y इधर ही रहा, इसके साथ जो है ब्रैकेट में x+4 हो गया, और उसके बाद इक्वल्स टू 3 हो गया। नाउ आई हैव टू मेक एक्स माई सब्जेक्ट। मुझे एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो एक्स के साथ जो सारी चीज़ें बारी बारी मुझे शिफ्ट करनी पड़ेंगी। तो पहले मैं वाई को भेज देता हूँ, तो वाई जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो सिंपल सा हो जाएगा, ये हो जाएगा x+4। x+4 विल बी इक्वल्स टू 3। वाई वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/y हो जाएगा। और चूंकि मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है तो मुझे 4 को हटाना पड़ेगा, तो 4 को जब वहाँ भेजूंगा तो मेरे पास जो सिंपल आ जाएगा 3/y हो जाएगा। और ये +4 था, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बी -4। और ये सेकंड स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया, x इज माय सब्जेक्ट। अब जब x मेरा सब्जेक्ट बन जाता है तो उसके बाद जहाँ जहाँ x होता है वहाँ मैं उसको f इनवर्स x से रिप्लेस कर देता हूँ, और दूसरी साइड पे जहाँ जहाँ y होता है उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ x से। तो 3/x हो जाएगा और -4 हो जाएगा। ये बिल्कुल इसका फाइनल आंसर है। अगर तुम्हें फिर भी एक स्टेप और करना है तो यू कैन टेक द एलसीएम। आप एलसीएम ले सकते हो। जब आप एलसीएम लोगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा 3 - 4x, और आपके डिनोमिनेटर में x आ जाएगा। तो दोनों आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल हैं। आप कोई सा भी आंसर यूज़ करो, आपका जो आंसर है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। 3/x - 4 ये भी आंसर हो सकता है, या दूसरा आंसर 3 - 4x/2 ये भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, दोनों करेक्ट है। इसके बाद एक और फंक्शन का क्वेश्चन था पेपर वन में। उसमें उसने मुझसे ये बोला था कि गिवन दैट अ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 4x+3। 4x+3 फंक्शन है, f(2) पूछ रहा है, मतलब x की जगह पे 2 पुट करना है। तो x की जगह पे 2 पुट करने के लिए मैंने 4 लिखा, क्योंकि इसके बाद x है तो मैंने ब्रैकेट में 2 लिखा, और फिर मैंने +3 लिखा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ जाएगा, और 8 में जब 3 ऐड करूंगा तो 8 9 10 11, इसका फाइनल आंसर 11 आ जाएगा। 1 मार्क का ये क्वेश्चन था। इसके सेकंड पार्ट में उसने मुझे बोला था एफ इनवर्स 31, मतलब पहले मुझे एफ इनवर्स निकालना पड़ेगा इसका। तो एफ इनवर्स निकालने के लिए मेरे स्टेप्स, पहला स्टेप क्या था कि मैंने अपने फंक्शन को y के बराबर कर दिया। तो ये y इज इक्वल टू 4x+3 हो गया। और सेकंड स्टेप कहता था x को सब्जेक्ट बनाओ, तो x को सब्जेक्ट बनाने के लिए पहले इस 3 को शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा y-3, और y-3 इक्वल्स टू 4x हो जाएगा। और फिर लास्ट स्टेप ये कहता था, सॉरी, सेकंड स्टेप में एक्स को सब्जेक्ट नहीं बनाया। अभी मैंने एक्स को जब सब्जेक्ट बनाऊंगा तो 4 को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये y-3/4 हो जाएगा। ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप में कहता था y से इक्वेट करो, मैंने y से इक्वेट कर दिया। सेकंड स्टेप में कहता था एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, मैंने एक्स को सब्जेक्ट बना दिया। जब एक्स सब्जेक्ट बन जाता था तो उसके बाद जो है मैं एक्स की जगह पे एफ इनवर्स एक्स लिख देता था, और जहाँ जहाँ दूसरी साइड पे y होता था मैं उसको x से रिप्लेस कर देता था। तो ये x-3/4 हो गया। ये मैंने इन्वर्स बना लिया है। अब मुझे जो है वो कह रहा था कि एफ इनवर्स 31 निकालो, मतलब जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है एफ इनवर्स में वहाँ x की जगह पे 31 पुट कर दो। तो जब मैं यहाँ 31 पुट करूंगा तो मेरे पास 31 - 3 जो है दैट विल बी 28, और 28 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा
तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी 7, क्योंकि 31 को जब 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 28 हो जाएगा, और 4 टाइम्स 7 इज 28, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। तो एफ इनवर्स 31 जो है वो मेरे पास 7 आ जाएगा। ये 2 मार्क का क्वेश्चन था जिसमें उसने पहले मुझे इनवर्स निकालना पड़ेगा, और फिर इनवर्स निकालने के बाद जो है मैं इसको x की जगह पे 31 पुट कर दूंगा, तो मेरे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। दो क्वेश्चंस और हैं, वो भी इस वीडियो में देख लेते हैं जल्दी से। अ, इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें उसने मुझे बोला है कि इन अ सेल ऑल प्राइसेस वर रिड्यूस बाय 40%। एक सेल लगी हुई है जिसमें सारी प्राइसेस जो है वो 40% रिड्यूस हो गई हैं। देयर वाज अ कोट ऑन अ सेल, एक कोट जो था वो सेल पे था जिसकी सेविंग, वेयर द सेविंग वाज 340 रुपीज। मतलब जो सेविंग थी उस पे, जो डिस्काउंट लगने के बाद जो कोड पे पैसा बच रहा था वो 340 था। आपसे कह रहा है कि सेल प्राइस जो है वो उसकी फाइंड आउट करके दिखाओ। इसका मतलब है कि मेरे पास जो रिड्यूस थी वो 40% थी, तो ये जो 340 है ये बेसिकली 40% है। तो मैंने क्या किया, 340 को 40% ले लिया, और चूंकि मुझे इसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है तो सेलिंग प्राइस वो 60% होगी, जिसका मतलब है कि यहाँ मुझे 60 लिखना पड़ेगा और यहाँ मैं एक्स लिखूंगा। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैं प्रोपोर्शन के मेथड से कर लेता हूँ, तो मैं अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो है वो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू जो है वो 340 को मुझे जो है वो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, तो 340 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा। और 40 जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब एक्स की मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं 40 को शिफ्ट कर दूंगा, वो 40 दूसरी साइड पे चला जाएगा। और उसके बाद जो है मेरे पास चूंकि कैलकुलेटर नहीं है तो मुझे बगैर कैलकुलेटर करना पड़ेगा। जीरो से जीरो मैंने कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद जो है वो ये और रिड्यूस हो सकता है, 2 टाइम्स 2, और ये 2 टाइम्स 3 हो जाएगा। और उसके बाद ये दोनों इवन नंबर है तो ये और फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, ये 2 बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ मेरे पास जो है वो 170 आ जाएगा। और जब मैं 170 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 3 0 0, 3 7 21 मतलब 1, और फिर 3 1 3, तो ये 510 रुपीज़ जो है ये मेरा आंसर आ जाएगा। 510 जो थी वो उसकी सेल प्राइस थी उस कोट की। फिर मुझसे कह रहा है कि वर्टिकल पोस्ट है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, और कह रहा है वर्टिकल फ्लैग पोल है जिसकी हाइट है 7.5 मीटर। दोनों के दोनों एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में खड़े हुए हैं। एक्सप्रेस द हाइट ऑफ द पोस्ट, हाइट ऑफ द पोस्ट को एक्सप्रेस करो एज अ परसेंटेज ऑफ हाइट ऑफ द फ्लैग पोल। तो मुझे बेसिकली सिर्फ परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए जो है मुझे किसको एक्सप्रेस करना है, हाइट ऑफ पोस्ट। हाइट ऑफ पोस्ट कितनी है, 1.5। तो हाइट ऑफ पोस्ट इज 1.5 और द फ्लैग पोल इज 7.5, तो डिवाइडेड बाय ये 7.5। और चूंकि मुझे परसेंटेज निकालनी है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी वो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल, मतलब दोनों को 10 से जब मल्टीप्लाई कर लूँगा, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। और जब मैं न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर को भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो है ये आ जाएंगे 15/75। 15 और 75 जो है ये दोनों के दोनों रिड्यूस होते हैं सेम टेबल से, तो 15/20 सॉरी 15/75 जो है ये 1/5 हो जाएंगे। 15 टाइम्स 1 इज 15, 15 टाइम्स 5 इज 75, और मुझे पता है कि 5 टाइम्स 2 इज 10। इसका मतलब है कि मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 20%। तो मुझे सिर्फ परसेंटेज निकालनी थी, एक को दूसरे की परसेंटेज में एक्सप्रेस करने का मतलब ये होता है आई हैव टू फाइंड द परसेंटेज। तो इसका आंसर 20% हो गया। उसके बाद एक बड़ा आसान सा एंगल क्वेश्चन था, एंगल्स मुझे निकालने थे, एंगल से रिलेटेड का एक क्वेश्चन था। उसमें मुझसे ये कह रहा था कि डायग्राम शोज द साइड व्यू ऑफ अ रूफ। ये एक साइड व्यू है रूफ का, जिसमें लाइन ए बी और लाइन डी ई ये दोनों हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब है ये दोनों पैरेलल है, ये बिल्कुल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि ये पैरेलल है। और कह रहा है कि द लाइन ई एफ इज वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल। इसका मतलब है कि ये बताना चाह रहा है कि दिस इज 90 डिग्री। और मुझसे कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी। एक्स वाई और जी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो उसने मुझे वो z बना के दे दिया, उसने बता दिया ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो उसका मतलब है यहाँ z बन रहा है। तो अगर z बन रहा है तो y जो है वो 28 के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेट एंगल्स। तो y की वैल्यू मैंने 28 ले ली, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो y 28 आ गया। क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो पैरेलल का मतलब है z बन रहा है, तो उसका मतलब है y की वैल्यू 28 हो जाएगी ऑल्टरनेट एंगल्स।
और z मुझे फाइंड आउट करना है, तो z के लिए मुझे पता है कि ये 90 है और ये 28 है, तो z के लिए मैं क्या करूंगा, आई जस्ट हैव टू ऐड देम और इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। तो 180 में से मैंने माइनस कर दिया 90 और 28 को, 3 हो गया। और 118 का मतलब है कि मैं जब इसको 180 से माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 62। तो z की वैल्यू मेरे पास 62 आ गई, y की वैल्यू मेरे पास 28 आ गई। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू जो है वो सिंपल सी है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वाली है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 होता है, जिसका मतलब है कि x को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो 180 माइनस, जल्दी से ऐड कर लेता हूँ 65 और 28 को। 65 और 28 को जब मैं ऐड करूंगा तो 8 और 5 जो है ये 13 हो जाएंगे। यहाँ 3 आ गया और यहाँ 1 चला गया, तो 6 7 8 9 93 हो गया। तो 180 में से जब मैं 93 को माइनस करूंगा तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास 87, क्योंकि ये 93 है, इसमें 7 ऐड करूंगा 100 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि x इज कमिंग आउट एज 87। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, 3 मार्क का, जिसमें मुझे एंगल्स फाइंड आउट करने थे। तो इंशाल्लाह और भी क्वेश्चंस जो है वो तुम लोग के साथ शेयर करूंगा इसी तरह वीडियोस में। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सम मोर वीडियोस ऑन योर एंड ऑफ योर एग्जाम्स। इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने तुम लोग को बता दी है सारी। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो मुझसे लाजमी पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा।